हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2021 का जो जीएस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 33 क्वेश्चन को कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हम 2013, 14 और 20 का डिस्कशन भी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलते हैं प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। ये बात कर रहा है यहाँ पर गुप्त वंश के पतन की और हर्षवर्धन के आरंभिक काल की। हर्षवर्धन का शासन स्टार्ट हुआ था 606 ईस्वी में और गुप्त वंश का पतन हुआ था समथिंग 480 के समथिंग। इस दौरान उत्तर भारत में इनमें से यहाँ पर 6 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से राजवंश उत्पन्न हुए थे या इन्होंने शासन किया था वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर 6 ऑप्शन है, इसमें से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आप इस प्रश्न को इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है मालवा के परमार। मालवा के परमार आए थे 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी की बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कहा है आरंभिक 7वीं शताब्दी में। यहाँ आरंभिक 7वीं शताब्दी की बात हो रही है और यहाँ यह 10वीं शताब्दी में आया था मालवा के परमार। दूसरे को आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो देवगिरी के यादव हैं ये आए थे 11वीं शताब्दी में। कहाँ पर आए थे ये महाराष्ट्र का जो रीजन है आज का, वहाँ पर आए थे देवनाथ यादव, या फिर इनको देवगिरी के सवना भी बोलते हैं। तो 5 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाता है बी। ये मैप रहा जहाँ पर ये मैत्रक हो गए, यहाँ पर मोखरी हो गए कन्नौज के अंदर जिनकी राजधानी थी, पुष्यभूति हो गए जहाँ पर इनकी जो स्थानेश्वर है वो राजधानी थी, लेटर गुप्ता हो गए जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और इधर चालुक्य आ गए, नीचे पलवा और पांड्या चेरा तो हर समय रहते ही रहते हैं। तो ये मेजर राजस्व हो गए 590 एडी के, जिस समय गुप्तों का क्या होता है पूर्णतः पतन हो चुका होता है। अब हम देखते हैं इन राजवंशों के बारे में। मगध के गुप्त, तो ये मगध के गुप्त है, यानी कि जो गुप्तों के बाद वहां पर आए थे उन्होंने गुप्त का टाइटल ले लिया और खुद को मगध के गुप्त कहलाए। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थे। इनसे पूर्व यहाँ पर गुप्त थे और मोखरी वंश था। इनके बाद यहाँ पर गौड़ साम्राज्य था। दूसरा है कन्नौज के मोखरी। कन्नौज के मोखरी का शासन था 510 से 606 ईस्वी में। कहाँ पर ये? कन्नौज में। कन्नौज को कानीकुब्ज भी बोला जाता है जो उनकी राजधानी थी। हर्षवर्धन ने अपदस्थ कर दिया। हर्षवर्धन शासन 606 से 647 ईस्वी में। पूर्व में कामरूप से, दक्षिण में नर्मदा तक इसका शासन था। दरबारी का इसका बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित की रचना की थी। नर्मदा पार करने से चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने रोका था इसको, यह भी यूपी से पूछ चुका है। वैनसंग इसके शासनकाल में भारत आया था। हर्ष महायान बौद्ध का अनुयायी था। हर्ष ने 2 बौद्ध सभाएं आयोजित की थी, एक कन्नौज के अंदर एक प्रयाग के अंदर। कब? 643 ईस्वी में। हर्ष के शत्रु का नाम था शशांक, जिसने किसको हराया था? जो इसकी बहन के पति थे उसको, और इसी ने क्या है जो बोधि वृक्ष था बोध गया में उसको काटा था। ये गौड़ वंश से संबंधित था जिसका शासन था बंगाल वगैरह साइड में। जो हर्षवर्धन का राज्य था तो सबसे बड़ी संस्था वहां पर राज्य था। राज्य को कई प्रांतों में बांटा जाता था जिसको भुक्ति बोलते थे, और उनके शासक को कुमार माती कहा जाता था। जिलों को विषय बोला जाता था और उनके जो प्रशासक होते उन्हें बोलते विषयपति। उसके बाद जो पाटका या तालुका जो तहसील लेवल पे थी, और सबसे निचली स्थाई थी ग्राम, जिसके जो हेड थे उसको ग्रामिका बोला जाता था। ये हर्षवर्धन का यहाँ पर शासन रहा। इसकी राजधानी एक कन्नौज थी, और उसके बाद इसकी पहले राजधानी स्थानेश्वर थी और बाद में इसकी राजधानी थी कन्नौज। हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागदंदा। और ऐसा बोला जाता था कि हर्ष ने नाटक नहीं रचे, ये धावक नाम का रची थे, हर्ष ने बस टाइटल ले लिया। अगला थे वल्लभी के मैत्रक। वल्लभी के मैत्रक थे 475 ईस्वी से 776 ईस्वी के बीच, यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया था उस समय के अनुरूपी थे ये। राजधानी इनकी थी वल्लभी, यानी कि ये कहाँ पर थे? गुजरात जो रीजन है, गुजरात और सौराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां पर इनका शासन था। संस्थापक इनका था बटार्क। ये देखिए ये रहे मैत्रकाज यहाँ पर गुजरात के रीजन में, गुजरात रीजन में। देवगिरी के यादव, इनका शासन था 1187 ईस्वी से 1317 ईस्वी के बीच, यानी कि 12वीं शताब्दी में आए थे। इनको देवगिरी के सवना भी बोला जाता है। इनका शासन था नर्मदा से तुंगभद्रा के बीच में, यानी कि जो आज का महाराष्ट्र है वहां पर। राजधानी इसकी देवगिरी थी। पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे और बाद में ये शासक बन गए थे। खिलजी वंश ने इनको अपदस्थ किया था। संस्थापक इसका था भिल्लम वी। मालवा के परमार, इनका शासन था 948 से 1305 ईस्वी के बीच में। कहां पर? जो मालवा रीजन है वहां पर था। इनकी राजधानी थी धारिया मांडू। राष्ट्रकूटों के सामंत थे और बाद में इन्होंने अपना वहां पर साम्राज्य स्थापित कर दिया। महत्वपूर्ण शासक इसका है भोज। एक आता है मिहिर भोज, वो है गुर्जर प्रतिहार से, और ये भोज है वो आता है परमार राजवंश से, जिसका शासन था 1010 से 1055 ईस्वी के बीच। सबसे महत्वपूर्ण राजा यही था। तो ये हो गई यहाँ पर सभी राजवंश के बारे में, आप यहाँ पर इनको दिमाग में रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली लेखक नुनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी किसी इतिहासकार का क्वेश्चन आता है या किसी यात्री का क्वेश्चन आता है कि उसने क्या कहा था, या फिर किसी बुक के बारे में क्वेश्चन आ जाता है इतिहास से संबंधित जो कोई बुक है, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस। अगर उसमें भारत के जो इतिहास की पॉजिटिव बात कर रहा है वो स्टेटमेंट, तो वह सही होगा।
अगर वह नेगेटिव बात कर रहा है तो वह स्टेटमेंट हमेशा ही गलत होगा। ये गारंटी के साथ आप गांठ बांध लीजिए इसको। अगर भारत के इतिहास के बारे में कोई बात कह रहा है, कोई भारतीय का ऐतिहासिक पुस्तक या फिर इतिहास के अंदर कोई यात्री या इतिहास का लेखक या फिर कोई भी चीज़, कोई भी आदमी, तो अगर भारत के संबंध में उसने कोई पॉजिटिव बात कही है तो वो सही होगी ही होगी। इस चीज़ को आप नोट्स में लिख दीजिए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप कहीं पर भी पढ़ के सही नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी लॉजिक से होंगे। और अगर उसने भारत के संबंध में कोई भी नेगेटिव बात कही है तो वो हमेशा गलत होगी। आज ऐसा प्रश्न हम एक डिस्कस करेंगे भी, और यह भी वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर कहा है कि नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। अब यहाँ पर बताना है कि महिलाएं इन 4 कामों में से कौन से काम करती थी, कहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य में। तो महिलाओं के बारे में ये फ्रीडम की बात करता है, यानी कि महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करता है, महिलाओं के नेतृत्व क्षमता की बात करता है, महिलाओं के समाज में जो भागीदारी है उसकी बात करता है। यानी कि ये बात कर रहा है पॉजिटिव चीज़ की, यानी कि महिलाएं कुश्ती भी लड़ती थी। क्या समाज था, वाह! विजयनगर साम्राज्य, महिलाओं को कुश्ती लड़ने की अनुमति थी। जहाँ जो भारत के अंदर है वो महिलाओं को पर्दा प्रथा थी, महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं थी, महिलाओं को विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी, बाल विवाह प्रचलित था और सती प्रथा प्रचलित थी। उस समय काल में इतनी पॉजिटिव बात कर रहा है कौन, विजयनगर साम्राज्य। तो यह भारत के इतिहास की क्या है, गौरवमयी क्षण है। इसलिए महिलाएं कुश्ती भी लड़ती थी, महिलाएं इतनी आगे थी कि ज्योतिष शास्त्र में पार्ट लेती थी, महिलाएं इतनी आगे थी कि वो लेखाकरण थी, महिलाएं भविष्यवाणी करती थी। तो ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव बता रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर नुनीज के बारे में आ रखा है जो पुरस्कारी लेखक है। तो जितने भी भारत में बाहर से आए हैं लेखक वगैरह, उनको हम एक बार एक साथ देख लेते हैं। इनको आप बिल्कुल याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है विदेशी यात्री। सबसे पहले मेगास्थनीज कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। वैनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, अभी देखा था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आक्रमण के दौरान ये साथ में था, कब, 1024 से 1030 ईस्वी के बीच में। इसकी रचना है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। अल बरूनी की रचना का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। अब इन्होंने अगर कोई पॉजिटिव बात भारत के संबंध में कह रही होगी, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि अल बरूनी ने ऐसा कहा था कि 11वीं शताब्दी में भारत ऐसा था वैसा था, अगर उसने पॉजिटिव बात लिखी है और यूपीसी ने वो पॉजिटिव बात पूछी है तो वो पॉजिटिव बात ही सही होगी, क्योंकि नेगेटिव बात यूपीसी आगे लाकर भारत की छवि को खराब नहीं करना चाहता। बस इतनी सी बात आप दिमाग में रखिए। अल मसूद ये राइटर आए हैं। मार्को पोलो, इन्होंने 1292 से 1254 ईस्वी में काकती शासिका रुद्रमा देवी व पांड्य शासक मधवर्मन के दौरान दक्षिण भारत का दौरा किया था। अगला है इब्ने बतूता, ये मोरक्को यात्री था। एक गाना भी है इब्ने बतूता। यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय शासक कौन था, महमूद बिन तुगलक। इसकी पुस्तक का नाम है रिहला। महमूद बिन तुगलक है, इसने इब्ने बतूता को चाइना भेजा था राजदूत बनाकर। ये बात भी आप दिमाग में रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगला है निकालो डी कॉन्टी, ये वेनिसिया यात्री था। 1420 में ये देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड के समय कहाँ आया था, भारत आया था। अब्दुल रज्जाक जैमुरिन के शासनकाल में, कब, 1442 में। ये भी याद रखना कि 1442 में आया था। तो 1442 के अंदर जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासक कौन था, उस समय किसका राजवंश था वहाँ पर, ये चीज़ें भी आप दिमाग में रखना। और यह अब्दुल रज्जाक था, यह फारसी राजदूत था। जैमुरिन के शासनकाल में कालीकट आया था। अगला है बारबोसा, पुर्तगाल यात्री था। 1500 से 1516 ईस्वी में ये कहाँ आया था, भारत आया था। बारबोसा के टाइम विजयनगर में शासन था नरसिम्हा राय सेकंड का, जो सलवा राजवंश से थे। और इसी समय जब ये बारबोसा भारत में था, इस समय ही तलुआ राजवंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी, कृष्णदेव राय ने। डोमिंगो पेस पुर्तगाल यात्री हैं। कृष्णदेव राय के समय भारत आया था 1520 से 1522 ईस्वी के दौरान। नुनीज, जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, पुर्तगाल यात्री हैं। 1535 से 37 ईस्वी में भारत आया था। इस समय शासक थे अच्युत देव राय। जीन बैप्टिस्ट टर्नियर, ये 1638 से 68 के बीच भारत आया था। कई बार इसने यात्राएं की थी और यह फ्रांसीसी रत्न व्यापारी था। अभी अनुभव टेस्ट में इसके बारे में पूछा भी था। अगला है फ्रांसवा बर्नियर, 1658 से 1669 के बीच भारत आया था और यह फ्रांसीसी चिकित्सक यात्री था एक। तो ये बात कर दी हमने सभी जो जितने भी भारत में आ रखे हैं महत्वपूर्ण लेखक वगैरह या फिर बाहरी यात्री वगैरह इतिहासकार वगैरह, उनके बारे में आप एक साथ इनको दिमाग में बिठा लेना। तो इसका आंसर है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर मदनपल्ली क्या है, आंध्र प्रदेश का एक कोई जगह है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सी बात सही है वो हमें यहाँ बतानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मदनपल्ली में क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या किया था, जो अपना राष्ट्रगान है कौन सा, जनगण मन, जो पहले किसमें था, बंगाली में था। और इस मदनपल्ली में उन्होंने क्या किया था, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। कब ट्रांसलेट किया था, 1919 में। और द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया था। तो कभी प्रश्न आ जाए कि द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है, तो यह हमारा जो राष्ट्रगान है उसका ही अंग्रेजी अनुवाद है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में राष्ट्रगान की रचना की थी।
बांग्ला लैंग्वेज के अंदर। और 1911 में जो कांग्रेस अधिवेशन था, कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर, वहां पर इसको पहली बार गाया गया। तो कौन से अधिवेशन के अंदर राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया, तो 1911 का अधिवेशन था कलकत्ता के अंदर, तब इसको गाया गया था। और जो राष्ट्रगान है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, इसका हिंदी में अनुवाद किया था कैप्टन आबिद अली ने, और इसको कंपोज किया था उस समय कैप्टन राम सिंह ने। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी 1911 में रचना की थी, तब इसका नाम था भारतो भाग्य विदा था। और यहाँ पर जो पिंगली वकैया है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया था, वो किया था विजयवाड़ा में। पट्टा और चौथा ऑप्शन है मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किया था 1882 में, कहाँ पर, अडियार में। अडियार कहाँ है, मद्रास, चेन्नई में। और 1907 के अंदर एनी बेसेंट है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी थी। तो इसका आंसर होता है यहाँ पर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 3 ऐतिहासिक स्थानों के नाम है और वो किस लिए फेमस है उसको सामने लिख रखा है। इनमें से कौन से सही है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में आ रखा है चंद्रकेतुगढ़। 2024 में चंद्रकेतुगढ़ के बारे में प्रश्न आया था यूपीएससी में। 2021 में प्रश्न आया था, 22, 23, 24, तीसरे साल ही वापस रिपीट किया प्रश्न। अब देख लीजिए पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है। बुर्ज के बारे में भी यूपीएससी पूछ चुका है 2-3 बार, गणेश्वर के बारे में भी यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है। तो आप पीवाईक्यू को तो घोट लीजिए। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, और यही प्रश्न में पूछा गया था चंद्रकेतुगढ़ है कहाँ पर। बुर्ज आता है कश्मीर के अंदर, गणेश्वर आता है राजस्थान में। कश्मीर घाटी की बुर्जों में हड्डियों और पत्थरों से बने औजार और अनुष्ठानिक प्रथाओं को दर्शाने वाले उपकरण पाए गए हैं। यह 9% लोगों की प्राकृतिक सेटिंग को दर्शाता है, इसलिए जो पहला कथन गलत हो जाता है। चंद्रकेतुगढ़ में कई टेराकोटा कलाकृतियां मिली हैं, जिनमें पट्टिकाओं पर कामुक कलाकृतियां भी शामिल हैं। खेतड़ी तांबे के पास है कौन, गणेश्वर, और यह कई तांबे की कलाकृतियां खुदाई में मिली हैं, जैसे तीर के सिरे, बरछे, चूड़ियां आदि। और गणेश्वर है वो प्राक हड़प्पा स्थल भी है। इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी हिस्ट्री से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सही है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो पहला कथन है वो है इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश कौन था, दिल्ली सल्तनत का जो घुरिद वंश था उसका दूसरा शासक था। पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद बना था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। एनसीईआरटी में ये लाइन एज टू एज लिख रखी है, सीधी उठाकर पूछिए। जो ख्वारिज्म युवराज था उसका नाम था निजामुद्दीन, और यह 1221 में कहाँ आया था, भारत भागा था। जब इसको वहां पर किसने, चंगेज खान ने उसको हराया था, तो ये भारत में शरण लेने के लिए भागा था। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे शरण लेने से मना कर दिया था कि भाई हम तो नहीं दे रहे, हम चंगेज खान से पंगा नहीं लेंगे फालतू में। पहला कथन है सही। दूसरा है महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था। महमूद बिन तुगलक है, इसका शासनकाल था 1324 से 1351 के बीच में। 1324 से 1351 के बीच इसका शासनकाल है। और तैमूर कब आया था भारत में, ये आया था 1398 के टाइम। तो इनका तो आसपास भी नहीं है टाइम पीरियड, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। तो अब आप आगे ये बात रखिए कि तैमूर किसके समय भारत आया था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तैमूर जब भारत आया था, तो तैमूर भारत आया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो भी किससे, तुगलक वंश से संबंधित था। उसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसका शासनकाल था 1392 से 1412 के बीच में। और इस समय ही कौन आया था, तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर 1398 में। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है। तीसरा है विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। वास्को डिगामा केरल कब आया था, 1498 में, ये तो आपको पता होगा। और जो देवराज द्वितीय है इसका शासनकाल था 1423 से 1446 के बीच में। 1498 और इसके बीच कितना गैप है, तो ये तो हो गया वापस स्टेटमेंट गलत। बिल्कुल ही आसान प्रश्न। और देवराज सेकंड के बारे में 2023 में वापस यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। देख लीजिए यूपीएससी बहुत क्वेश्चन रिपीट करती है, आप बस नोटिस करिए उन चीजों को। जब वास्को डिगामा केरल आया था उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, यह भी हमें जानना चाहिए। उस समय शासक था नरसिम्हा राय सेकंड। उस समय शासक था नरसिम्हा राय सेकंड, जिसका शासनकाल था 1491 से 1505, और यह था सलुआ राजवंश से संबंधित। विजयनगर साम्राज्य है उसमें 4 राजवंश आए हैं। एक आए हैं संगम, उसके बाद आया है सलुआ, उसके बाद आए हैं तलुआ जिससे कृष्णदेवराय संबंधित है, और उसके बाद है अराविडू। देवराय द्वितीय है वो संगम राजवंश से संबंधित है, और सलुआ राजवंश से संबंधित है नरसिम्हा राय सेकंड। उस समय आया था
कौन है? वास्को डी गामा, भारत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से हिस्ट्री का ही है। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। संत फ्रांसिस जेवियर थे, इनकी मृत्यु हुई थी चाइना में। तो यह स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाता है, आंसर आ जाता है अपना सीधा सी। उस समय फ्रांसिस जेवियर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे। कब? 2021 में। तो यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा भी था। अब अगर आपको भारत की सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद है तो एक आती है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस का नाम आपने सुना होगा। यह जो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस है, यह जो फ्रांसिस जेवियर है, इनका ही मकबरा है। और इसको क्या दिया था? 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। और यहाँ पर जो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस है, यह पुर्तगाली मूल के जो 7 वंडर हैं, जिन्होंने पुर्तगाली ने जितने बना रखे हैं, तो पुर्तगाली ने लिस्ट बना रखी है जो उनके अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा है कौन सा? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, जो कहाँ पर है? गोवा में है, जिसका निर्माण होता है 1594 में। और यह बरोक शैली में बना है। पता ही होगा आपको, जो पुर्तगाली की शैली कौन सी थी? बरोक शैली थी। अब यहाँ पर जो फ्रांसिस जेवियर आए, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्रांसिस जेवियर, 7 अप्रैल 1506 को फ्रांसिस जेवियर का जन्म हुआ था। कहाँ पर? स्पेन में। मिशनरियों के संरक्षक संत और जेसुइट संप्रदाय के संस्थापकों में से एक सेंट फ्रांसिस जेवियर ने 1500 के दशक में पूरे एशिया में धर्मांतरण की कोशिश की। 3 दिसंबर 1552 को फ्रांसिस की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? चीन तट से दूर सांगचुआन में बुखार से। 6 मई 1542 को ये कहाँ आए थे? गोवा आए थे। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1552 में। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को गोवा मनाया जाता है। यह उत्तरी स्पेन के नवारा समुदाय और भारतीय राज्य गोवा में एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है। ये इस प्रकार का दिखता है। कौन सा? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, जो कि क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी हिस्ट्री से संबंधित है। अब मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात। अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं मिताक्षर वाले, दयाबाग वाले, अब इन चीज़ों को आप याद कर भी नहीं सकते। ठीक है, पॉसिबल नहीं ये चीज़। ये प्रश्न होते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है भारत के इतिहास से संबंधित बातों पर, बस, और कुछ नहीं। ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा। अब आपको ये प्रश्न बहुत ही लप्पू लगेगा। एक बार आप खुद सोच कर देखना कि इसमें क्या पॉजिटिव बात है और क्या नेगेटिव बात है। फिर आप इसका आंसर करने का ट्राई करना और फिर आप ये डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करना। तो पहला कथन है, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाबाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। अब आपको मिताक्षरा, दयाबाग का भी आपने नाम नहीं सुन रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इनको आप भूल जाइए। आप सिर्फ देखिए क्या यह पॉजिटिव बात कर रहा है या नेगेटिव बात कर रहा है। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है, मिताक्षरा क्या थी? ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाबाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। यानी कि यह जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, कास्ट में लोगों को बांट रहा है ये चीज़। तो यह क्या है? इंडियन हिस्ट्री से संबंधित नेगेटिव बात है कि भारत के अंदर इतिहास में कास्टिज्म था। वैसे था तो सही, ये तो बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात यूपी थोड़ी पूछेगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, भारत की छवि खराब होगी। तो यह एक नेगेटिव बात है, इसको आप काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाबाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। तो पहला स्टेटमेंट वैसे गलत था, तो 2 तो कट गए। अब 2 और 3 में देखना है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति मामलों पर विचार करती थी, जबकि दयाबाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्य दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। यहाँ पर कह रहा है केवल पुरुषों पर, यानी कि मिताक्षरा व्यवस्था जो महिला है उनको बाहर कर रही है, यानी कि यह भेदभाव कर रहा है। किस आधार पर? लिंग के आधार पर। तो यह क्या है? नेगेटिव बात होगी ना, एलिमिनेट कर दीजिए इस बात को। तो आंसर आ गया सीधा बी। बस एकदम सिंपल प्रश्न है ना। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि मिताक्षरा दयाबाग है क्या। मिताक्षरा कानून, यह उत्तराधिकार, जो उत्तराधिकार के नियम थे भारत के अंदर पहले इतिहास के अंदर, वो मिताक्षरा और दयाबाग विधि के आधार पर चलते थे। उत्तराधिकार मतलब संपत्ति किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसके लिए यह विधियाँ थी। मिताक्षरा कानून यह उत्तराधिकार के नियमों के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है। इस कानून के तहत, जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 द्वारा किए गए संशोधन तक अस्तित्व में था, ये पुत्र जन्म से ही पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त कर लेता है। दयाबाग जीवित वाहन द्वारा संपत्ति के हिंदू उत्तराधिकार की संहिता है। यहाँ पर जो दयाबाग और मिताक्षरा इन दोनों में अंतर कर रखा है। मिताक्षरा पुत्र का पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार, पिता की मृत्यु के पश्चात अधिकार होता है पुत्र का। यहाँ पर और भी जानकारी लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगर इनके बारे में पता भी नहीं हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोचना है। अब हमें मिताक्षरा और दयाबाग को जान लेना है, क्योंकि आगे यूपीसी पूछ ले तो हम ऐसा ना हो कि पीओ को अच्छे से ना करके जाएं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुभूति, हस्तिमय तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे?
बहुभूति के बारे में प्रश्न अभी नेक्स्ट ने पूछा था अनुभव टेस्ट में, तो ये क्या थे, नाटककार और कवि थे, तो यहाँ आंसर होता है बी। बहुभूति के बारे में आपको पता ही होगा, बाकी के बारे में नहीं पता तो भी चलता, तो ये नाटककार है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। बहुभूति संस्कृत नाटक और कवि थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। मूल नाम इनका श्रीकंठ था। कन्नौज के राजा यशोधर्मन के दरबारी कवि थे, ऐसा कहा जाता है। इनकी रचना थी महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव। महावीर चरित राम का प्रारंभिक जीवन और उत्तर रामचरित में राम का उत्तर जीवन। दूसरे थे अस्थिमल, जैन नाटककार थे ये। इनकी रचनाएं हैं श्री पुराण, आदि पुराण, सुभद्रा नाटिका, भरतराज, मेघेश्वर। इनकी जो इंपॉर्टेंट है वो है आदि पुराण और सुभद्रा नाटिका। ये कन्नड़ कवि थे, होयसल साम्राज्य से संबंधित है। अगले थे क्षेमेश्वर, ये कश्मीर से संबंधित थे और ये संस्कृत कवि और नाटककार थे। 990 से 170 ईस्वी के बीच इनका टाइम पीरियड था। इनकी रचनाएं हैं दशावतार चरित और नर्ममाला। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत ईजी था। पहला कथन क्या है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। सभी महिलाओं को अधिकार दिया था आजादी के बाद, पहले था ही नहीं। पहला स्टेटमेंट इजीली गलत हो जाता है। और अंग्रेज ऐसे कब भले हो गए कि सभी महिलाओं को अधिकार दे देंगे, ये बात है। और ये बात भी हम सोच सकते हैं क्योंकि अंग्रेजों के बारे में पॉजिटिव बात होती है वो गलत ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरा स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। यह बात सही है। यहाँ पर 1935 जो अधिनियम था उसमें प्रावधान किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से कार्यान्वित किए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में महिलाओं के लिए सीमित मताधिकार की शुरुआत की, लेकिन 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया था। महिलाओं के लिए मताधिकार बहुत सीमित था और कुछ श्रेणियों की महिलाओं तक ही सीमित था, जैसे संपत्ति योग्यता वाली या जिनके पास पैसे थे उनको ही। औपनिवेशिक भारत में उस समय सार्वभौम वैश्य मताधिकार पर चर्चा भी नहीं की गई थी क्योंकि उनका उद्देश्य भारतीयों को शासन में सीमित भागीदारी देना था। पूर्ण भागीदारी की वो बात नहीं करते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने महिलाओं के चुनाव भागीदारी का विस्तार किया और प्रांतीय विधानसभा में उनके लिए आरक्षित सीटें प्रदान की थी। सार्वभौमिक मताधिकार जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसमें भी नहीं दिया था। सार्वभौमिक मताधिकार मिला था भारत में आजादी के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न। इस दिन जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में मुंबई के अंदर गवालिया टैंक स्थान है वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसका आंसर होता है यहाँ पर ए। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुंबई जो ग्वालियर टैंक था भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने और महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जन संघर्ष का आह्वान था जिसमें अहिंसक प्रतिरोध पर जोर दिया गया था। 8 अगस्त 1940 सेम डेट है, बस ईयर का फर्क है। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव नामक एक प्रस्ताव रखा जिसके तहत कार्यकारी परिषद का विस्तार करके इसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया गया। इसलिए जो दूसरे कथन में बात की गई थी इस कथन के बारे में, किसके बारे में? अगस्त प्रस्ताव के बारे में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी को एक तरफा घोषणा करने के ब्रिटिश निर्णय के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इसके बारे में। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया। चौथा कथन है, क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में आया जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण प्रभुत्व का दर्जा देने का वादा किया गया था। इस चौथा कथन भी गलत हो जाता है जिसमें क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए क्रिप्स प्रस्ताव। तो आज हमने कुल 10 प्रश्नों को किया है। इसी प्रकार हम डेली 10 प्रश्नों को करते जाएंगे और हमारे पेपर को जल्दी समाप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।